बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक नई आइसोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने आइसोमेट्रीज़ पढ़ी हैं वो कौन कौन सी हमने पढ़ी हैं, एक रिफ्लेक्शन पढ़ी है और दूसरी कौन सी पढ़ी है, रोटेशन पढ़ी है। तो यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशंस हम पढ़ रहे हैं। यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशंस वो फंक्शंस होते हैं जो क्या होते हैं, डिस्टेंस पर प्रिजर्विंग। मतलब अगर हम उसको एक बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो बॉडी पे अप्लाई करने से डोमेन से रेंज में जाने में फंक्शंस का आपस में जो पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। तो हम ट्रांसलेशन में भी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है। अगर एक बॉडी आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको मैं अगर ट्रांसलेट करके यहाँ से यहाँ तक ले जाता हूँ, तो ट्रांसलेट करने से मतलब डेली आप एक चीज़ को उठा के यहाँ से ट्रांसलेट करके अगर यहाँ पे इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर लाने से इसके दो पॉइंट्स का डिस्टेंस तो नहीं चेंज हुआ ना हमारे पास। तो आज हम ये आइसोमेट्री या यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, ट्रांसलेशन। ये छोटी सी है, इसके एक दो क्वेश्चन हम करेंगे। इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि इससे अगला जो टॉपिक है उसमें समझ आ जाए कि हमें कुछ एक टॉपिक देखना है, उसके लिए ट्रांसलेशन को देखना ज़रूरी है। तो जिस तरह रोटेशन और रिफ्लेक्शन को पहले हमने क्या देखी थी, अलजेब्रिक फॉर्म, तो इसी तरह हम ट्रांसलेशन की पहले क्या देख लेते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म। अलजेब्रिक फॉर्म के लिए सबसे पहले मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ कि सपोज़ करें मेरे पास प्लेन के अंदर एक पॉइंट कौन सा था, पॉइंट पी था। अब मैंने किया क्या है, इस ट्रांसलेशन आपको पता है कि मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन होती है। अब पॉइंट पी यहाँ से ट्रांसलेट करके चला गया कौन से पॉइंट पे, पी डैश तक। ये ट्रांसलेट करके गया, ना इसने रोटेट किया है ना ये रिफ्लेक्ट हुआ है, बल्कि यही पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ तक चला गया। और यहाँ से यहाँ तक जाते हुए सपोज़ करें ना, अब ये पहले पॉइंट कौन सा था, पी था ना, इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट थे, एक्स और वाई। अब किसी भी पॉइंट के आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट प्लॉट करने का मेथड पता है कि अगर आप उस पॉइंट से एक लाइन सीधी लेके आएँ तो जितना डिस्टेंस उसका ओरिजिन से होता है वो कौन सा कोऑर्डिनेट कहलाता है, एक्स। और वो जो हाइट बनती है वो उस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट कहलाता है, वाई कोऑर्डिनेट। मतलब पी एक्स वाई कैसे ड्रा करूँगा, ये लाइन होगी तो ये एक्स बनेगा और ये क्या बनेगा, वाई। अब ये जो पॉइंट पी मेरा ट्रांसलेट करके पी से कहाँ पे चला गया, पी डैश पे, तो मैं ये सपोज़ कर रहा हूँ कि ये हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस मूव करके आगे चला गया है, ए, और वर्टिकली कितना आगे चला गया, ये बी चला गया। तो मैं इसको क्या कहूँगा, लेट पी एक्स वाई इज़ एनी पॉइंट इन प्लेन विच इज़ ट्रांसलेटेड बाय पॉइंट ए बी, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, यू वेक्टर का नाम दे दिया। ट्रांसलेशन के अंदर ये यू वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके अंदर दो नंबर होते हैं। पहला नंबर ये बता रहा होता है कि हमारा पॉइंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कितना आगे मूव कर गया, और दूसरा पॉइंट हमें ये बता रहा होता है कि पॉइंट हमारा अलॉन्ग द वाई एक्सिस कितनी हाइट पे चला गया। जिस तरह जब पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करके आया तो लाजमी तौर पे इसने कुछ न कुछ डिस्टेंस एक्स पे कवर किया है और कुछ डिस्टेंस वाई पे कवर किया है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो पॉइंट होता है जितना हमारा पॉइंट क्या करके जाता है, ट्रांसलेट करके जाता है। लेट पी डैश एक्स डैश वाई डैश बी न्यू पोजीशन ऑफ पी एक्स वाई। जब यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेट करके चला गया है तो ये क्या है, पी डैश एक्स डैश वाई डैश। अब जिस तरह पी के दो कोऑर्डिनेट आपने लगाए थे ना, इस तरह यहाँ से लाइन लेके आए थे तो इधर एक्स था और ये हाइट वाई थी। इसी तरह पी डैश के भी दो कोऑर्डिनेट्स किस तरह मैं ड्रा करूँगा, मैं यहाँ से लाइन लेके आऊँगा तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो टोटल डिस्टेंस होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, एक्स डैश के इक्वल होगा। और ये जितनी मेरे पास पी डैश से लेकर नीचे तक हाइट बन रही है ये मेरा डिस्टेंस क्या बन जाएगा, वाई डैश बन जाएगा। ठीक है, तो अब बड़ा क्लियर अगर आप फिगर से देखें कि ये जो एक्स डैश है, एक्स डैश किसके इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो डिस्टेंस किसके इक्वल था, एक्स के। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक सपोज़ करें तो ये उतना डिस्टेंस है जितना ऊपर किसका डिस्टेंस है, ए का डिस्टेंस है। ठीक है, जितना ए डिस्टेंस था। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स डैश किसके इक्वल है, एक्स प्लस ए। और अगर मैं इस हाइट की बात करूँ तो वाई डैश किसके इक्वल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चेक करें ना, किसके इक्वल है, वाई के। और ऊपर वाला डिस्टेंस किसके इक्वल है, बी के। तो वाई डैश किसके इक्वल बन जाएगा, वाई प्लस बी के। तो जब पॉइंट ट्रांसलेट करके जाता है तो ये न्यू कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो रिलेशन क्या होता है न्यू का और ओल्ड का, कि न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में हम ट्रांसलेशन वेक्टर बोलते हैं इसको। ट्रांसलेशन वेक्टर का एक्स में ऐड करते हैं और ट्रांसलेशन वेक्टर का वाई में ऐड करते हैं हम उसमें। ठीक है, तो अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ जी, इसको कि एक्स डैश वाई डैश दिस इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस बी। और ये चूँकि वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो आपको पता है कि इसको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि एक्स वाई प्लस
ए बी, तो ये दोबारा वापस ये चीज़ बन जाएगी। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ इसमें, ज़रा इस बात को ध्यान से देखिएगा। क्या आपको पता है कि एक्स डैश वाई डैश ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? डोमेन के ऊपर जब फंक्शन अप्लाई हो जाए। ये एक्स वाई क्या चीज़ थी? एक्स वाई तो हमारा वही पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट एक्स वाई, जिसको हमने क्या नाम दिया होता है एक्स का, और प्लस इसमें क्या हो रहा है जी, यू हो रहा है हमारे पास, ठीक है, ये यू वेक्टर हमारा। तो ट्रांसलेशन की ये फॉर्म कहलाती है, ये अलजेब्रिक फॉर्म आपके पास। अगर आपको याद होगा पीछे हमने कौन सी दो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी हैं, रिफ्लेक्शन और दूसरी कौन सी है, रोटेशन। उसकी अलजेब्रिक फॉर्म में ये वेक्टर ऐड नहीं हो रहा होता, बल्कि क्या हो रहा होता है, इस एक्स के साथ एक मैट्रिक्स क्या हो रहा होता है, वो ए याद होगा आपको। लेकिन ट्रांसलेशन की अलजेब्रिक फॉर्म क्या है, इसमें कोई मैट्रिक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि एक वेक्टर एक्स के साथ क्या होगा, प्लस होगा, और ये वेक्टर वही वेक्टर होता है जिसका नाम क्या होता है, ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है इसका मतलब है, इट मीन्स टू ट्रांसलेट एनी पॉइंट इन प्लेन वी जस्ट ऐड अ वेक्टर यू टू पॉइंट एक्स बाय विच पॉइंट इज ट्रांसलेटेड। तो हम सिंपल क्या काम करेंगे, जितना हमारा पॉइंट एक्स ट्रांसलेट करके गया होगा वो पॉइंट हमने बेसिकली क्या करना होता है, एक्स में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं करनी है ट्रांसलेशन में हमने, ठीक है। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ट्रांसलेशन कैन आल्सो बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए ना, आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर वही एलिमेंट रहता है। तो अगर मैं आई एक्स लिखूँगा तो इसका मतलब है ये एक्स ही लिखा हुआ है हमारे पास। मैं सिर्फ आपको एक बात क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर x के साथ आप ये ना समझें कि कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन वो मैट्रिक्स कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस बात को मैं आगे सारा एक्सप्लेन करूँगा आगे थोड़ी देर में चल के, लेकिन अब भी आप सिर्फ ये बात याद रखें कि अलजेब्रिक फॉर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं किसकी, ट्रांसलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी, जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन के लिए किया था, रोटेशन के लिए किया था, तो अब हम जा रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए कि ट्रांसलेशन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, डिस्टेंस प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अलजेब्रिक फॉर्म से आगे हमारी क्या आ गई है कि हमने उसको प्रूव करना है कि डिस्टेंस प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बड़ी अच्छे तरीके से आपको याद है कि हम कितने पॉइंट्स लेते होते हैं, दो पॉइंट्स, लेट P1 x1 y1 एंड P2 x2 y2 be 2 पॉइंट्स एंड P1 डैश P2 डैश b देयर इमेजेस आफ्टर ट्रांसलेटिंग देम बाय ए बी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, u का। अब करना क्या है कि P1 और P2 दोनों को मैं कौन से वेक्टर के साथ ट्रांसलेट करके ले गया हूँ, u के साथ ट्रांसलेट करके लेके गया हूँ। जो पहले पॉइंट थे P1 P2 थे, और वो दोनों ट्रांसलेट करके आगे चले गए P1 डैश पे और P2 डैश पे। तो अब आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि P1 डैश कैसे बनेगा। P1 डैश के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, P1 तब बनेगा कि जब हम P वाले कोऑर्डिनेट्स में U वेक्टर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अभी हम देख के आए हैं कि अगर मैंने एक्स वाई को ट्रांसलेट करना है ना, तो मुझे इसके लिए इसके साथ ट्रांसलेशन वाला वेक्टर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रांसलेशन वाला वेक्टर जो है ना, हमेशा हम इसी तरह लिखा करेंगे, कॉलम वेक्टर होता है ये आपका, ठीक है। ट्रांसलेशन वेक्टर हमेशा कौन सा वेक्टर होगा, कॉलम वेक्टर होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये P1 डैश है, तो P1 में मैंने कॉलम वेक्टर क्या कर दिए, या ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर दिए। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेंगी, x1 डैश इज इक्वल टू x1 प्लस ए, y1 डैश इज इक्वल टू y1 प्लस बी। अच्छा जी, अब P2 कैसे आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, P2 तब ट्रांसलेट होगा जब P2 में जो पॉइंट P2 डैश पॉइंट जो है, P2 डैश कैसे बनेगा, P2 में आप ट्रांसलेशन वेक्टर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो P2 में ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड होने से वो क्या बन जाएगा, P2 डैश बन जाएगा। तो यहाँ से कौन सी वैल्यूज़ निकलती हैं, x2 डैश इज इक्वल टू x2 प्लस ए, y2 डैश इज इक्वल टू y2 प्लस बी, ठीक है। तो अगर अब उसी तरह मैं एक डिस्टेंस लूँ डोमेन के पॉइंट्स के दरमियान में, लेट डी बी डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, देन डी किसके इक्वल आ जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, विच इज डिस्टेंस फार्मूला। और अगर मैं डी डैश डिस्टेंस ले लूँ बिटवीन P1 डैश एंड P2 डैश, तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है कि रेंज के अंदर जो है y2 डैश माइनस y1 डैश का स्क्वायर प्लस x2 डैश माइनस x1 डैश का स्क्वायर, राइट। ये हम इससे पहले भी ये काम रिफ्लेक्शन में भी करते रहे हैं और रोटेशन में भी करते रहे हैं। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे ये क्या था, y2 डैश था, y2 डैश की जगह पे मैंने ये वैल्यू कौन सी पुट कर दी है, y2 प्लस
बी की वैल्यू पुट कर दी है। माइनस क्या था y1 डैश, y1 डैश की जगह पे मैंने कौन सी वैल्यू पुट कर दी है, y1 प्लस बी वाली वैल्यू। तो उसी तरह 4 वैल्यूज़ की जगह पे मैं 4 वैल्यूज़ ये वाली रिप्लेस की हैं मैंने। ये क्या था x2 डैश, तो x2 डैश की जगह पे x2 प्लस ए आ गया, तो x1 माइनस x1 डैश, x1 डैश की जगह पे x1 प्लस ए आ गया। तो अब जब ये पहले स्क्वायर के नीचे वाली ये ब्रैकेट्स जब आप ओपन करेंगे ना, ये वाली ब्रैकेट्स, तो आप गौर से देख सकते हैं कि ये b और b आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगी तो b और b कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1 का ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो a और a आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और बाकी क्या बचेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये तो वाकई ऊपर क्या बन गया है, d बन गया। तो d डैश किसके इक्वल आ गया, d के। तो जब रेंज के अंदर 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस डोमेन के अंदर 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है ट्रांसलेशन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है, डिस्टेंस प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शो दैट कंपोजिशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसलेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले समझ लें। कह रहा है कंपोजिशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसलेशन, हमने 2 ट्रांसफॉर्मेशंस कौन सी लेनी है, एक रिफ्लेक्शन लेनी है और दूसरी कौन सी लेनी है, ट्रांसलेशन। कम्यूटेटिव आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब भी आपके माइंड में आती है तो आपके माइंड में क्या आता है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो अब रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, वो कह रहा है कि अगर आप पहले रिफ्लेक्शन लें उसके बाद क्या करें, ट्रांसलेशन, तो वो एक आंसर आएगा। फिर आप क्या काम करें, पहले ट्रांसलेशन लें और बाद में क्या लें, रिफ्लेक्शन, तो उसका भी एक आंसर आएगा। तो वो दोनों आंसर इक्वल नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पे इस बात को मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज़ करें आपके पास कोई पॉइंट x है, इस पॉइंट पर पहले मैं क्या अप्लाई करता हूँ, रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका एक आंसर आएगा और उसके बाद जो इसका आंसर आएगा, सपोज़ करें f1 रिफ्लेक्शन है और f2 मेरी क्या है, ट्रांसलेशन है। ठीक है, किसी पॉइंट पे पहले रिफ्लेक्शन अप्लाई करें, एक आंसर आएगा, फिर उस आंसर पे क्या अप्लाई करें, ट्रांसलेशन अप्लाई करें। तो सपोज़ करें मेरे पास एक आंसर आएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले x के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन। इसका जो आंसर आएगा उस पे क्या अप्लाई करूँगा, रिफ्लेक्शन। तो हमने प्रूव करना है कि इन दोनों का आंसर इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये बड़ा क्लियर है, आप ज़रा इस बात को समझिएगा काइंडली। मैं ग्राफिकली बता देता हूँ इसको। सपोज़ करें मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी और डी का। ज़रा ये सिनेरियो लें ना, ये सिनेरियो लें कि इसमें पहले क्या अप्लाई करनी है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन अप्लाई करने के लिए समझ लें कि मैंने इसके सामने एक मिरर रख दिया है। तो मिरर रखने से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सामने आ जाएगा, इसका सामने यहाँ पे इमेज नज़र आएगा। अब रिफ्लेक्शन अप्लाई करने के बाद जिस चीज़ पे आंसर आ गया, ये आंसर है। ठीक है, ये दूसरी साइड पे क्या है, आंसर है हमारे पास। अब इस आंसर को मैंने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो समझ लें मैं इसको यहाँ से ट्रांसलेट करके इस जगह पे लेके आ गया, ए बी सी और डी। बात को समझ रहे हैं। पहले मैंने इसको क्या किया, रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्शन के बाद जो आंसर आया है उसको मैंने क्या किया, ट्रांसलेट किया है। तो सपोज़ करें कि ये जो बॉडी मेरी है इसको मैं पी का नाम दे देता हूँ और इसकी जो फाइनल आंसर था मैंने उसको क्या नाम दे दिया है, पी डैश का। ये पहला सिनेरियो था। ठीक है, ये सारा पहला सिनेरियो है जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, f2 इंटू f1 ऑफ x। अब ज़रा दूसरे सिनेरियो की तरफ आते हैं। दूसरे सिनेरियो में सपोज़ करें यही बॉडी मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई है, ए बी सी और डी। f2 क्या है, ट्रांसलेशन, और f1 क्या है, रिफ्लेक्शन। ये मेरे पास जो बॉडी है, मेरे पास जो ओरिजिनल बॉडी है ना, ओरिजिनल बॉडी मिरर की दूसरी साइड पे, उसको मैंने p का नाम दिया है, और मिरर की इस साइड पे जो पोजीशन है फाइनल, उसको मैंने p डैश का नाम दिया हुआ है। अच्छा जी, अब इस पोजीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस बॉडी को ट्रांसलेट कर रहा हूँ।
ठीक है। तो ये बॉडी यहाँ पर आ गई ए बी सी और डी, और ट्रांसलेट करने के बाद जो मेरा आंसर आया है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट, तो इसके सामने मैं मिरर रखूँगा यहाँ पर, तो ये बॉडी रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये ए बी सी और डी। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये पहला सिनेरियो है जिसमें पहले रिफ्लेक्शन की और बाद में क्या किया, ट्रांसलेशन, और ये दूसरा सिनेरियो है जिसमें मैंने क्या किया है, पहले ट्रांसलेशन की और बाद में क्या की है, रिफ्लेक्शन। तो क्या इन दोनों का ज्योमेट्रिकली आंसर इक्वल है? तो आंसर होगा नो, बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है और उसका फाइनल इमेज यहाँ पर है। ठीक है, आप सिर्फ ओरिजिनल बॉडी पे देख लेना, ओरिजिनल बॉडी आपकी यहाँ पर पड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकली भी हमने ये देख लिया है कि जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन होती है ये कम्यूटेटिव नहीं होती, मतलब इनकी तरतीब अगर हम चेंज करेंगे तो उनका आंसर इक्वल नहीं आएगा। चलें अब हम इसको मैथमेटिकली जी प्रूव करते हैं इसको। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या नाम दे रहा हूँ इसको, F1 जो है वो रिफ्लेक्शन है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, अबाउट अ लाइन मेकिंग एंगल थीटा with x axis in anti clockwise direction and F2 भी ट्रांसलेशन बाय वेक्टर a b इज इक्वल टू u। ये हम देख चुके हैं कि ट्रांसलेशन हमेशा किसी न किसी वेक्टर के अलॉन्ग होती है, और जो रिफ्लेक्शन होती है वो हमेशा कोई लाइन क्या बना रही होती है, एंगल, वो जो मिरर वाली लाइन होती है जितने एंगल बना रही होती है। अब जो आगे ना, फॉर एनी पॉइंट x बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर, ये ज़रा देखें ना जी, F1 की क्या डेफिनेशन होगी, ये क्या चीज़ है, ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे अप्लाई होती है तो हम क्या काम करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन को उस पॉइंट के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जितने एंगल पे रिफ्लेक्शन हो रही होती है मैट्रिक्स में उसका डबल यहाँ पर आ रहा होता है, राइट, और साथ एक्स है। और F2 क्या है जी, ट्रांसलेशन कैसे अप्लाई की जाती है, जो पॉइंट हम लेते हैं उसमें असल में ट्रांसलेशन वेक्टर को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, राइट। अच्छा जी, अब मैं क्या काम करने लगा हूँ, ये देखें, दोनों इकट्ठी अप्लाई करने लगा हूँ, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। जब मैं दोनों इकट्ठी अप्लाई करूँगा तो इसका मतलब है, आपको फंक्शंस की कंपोजिशन पता है, पहले ये फंक्शन अप्लाई होगा इसके ऊपर, इसका मतलब है पहले मैं रिफ्लेक्शन अप्लाई करने लगा हूँ, सॉरी पहले ट्रांसलेशन अप्लाई करने लगा हूँ, F2 ट्रांसलेशन है। पहले मैं इस पॉइंट को क्या करने लगा हूँ, ट्रांसलेट करने लगा हूँ। तो F2 कैसे अप्लाई होगा एक्स के ऊपर, वो सिंपली एक्स में ट्रांसलेशन वेक्टर क्या कर देगा, ऐड कर देगा। अच्छा जी, अब ज़रा ये बात ज़रा ध्यान से देखिएगा कि F1 क्या काम करेगा। F1 ये काम करता है कि F1 को हम जो भी डोमेन देते हैं ये असल में उस डोमेन के साथ मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कर देता है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी डोमेन है, ठीक है। तो F1 क्या करेगा, F1 सिंपली x प्लस यू के साथ मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आसानी के लिए बार बार ये इतना बड़ा मैट्रिक्स लिखने के बजाय ये जो मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन है इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, ए का, और ए के बारे में मैंने बता दिया, cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब हुआ क्या है कि ये a मल्टीप्लाई हो गया x के साथ और फिर a मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ है, u के साथ। तो अगर मैं पहले करूँ ट्रांसलेशन और बाद में करूँ रिफ्लेक्शन तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या है, ए एक्स प्लस ए यू। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का। अब मैं क्या काम करने लगा हूँ कि उसी पॉइंट एक्स पर पहले क्या अप्लाई करने लगा हूँ, रिफ्लेक्शन, और उसके बाद क्या अप्लाई करने लगा हूँ, ट्रांसलेशन। तो ध्यान से देखें शाबाश, ये F1 हमारी क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन कैसे अप्लाई होगी, ये सिंपल x के साथ a को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वही है, मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ही है। हमने देखा था पीछे कि उस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दे दिया था, a का नाम दे दिया था। अच्छा जी, अब ये क्या है, ट्रांसलेशन क्या काम करती है, इसको जो भी डोमेन दी जाए, ट्रांसलेशन किसी नंबर पे या किसी एलिमेंट पे कैसे अप्लाई होती है, वो सिंपल डोमेन के अंदर ट्रांसलेशन वेक्टर को क्या कर देता है, ऐड कर देता है। तो अगर पहले मैं रिफ्लेक्शन अप्लाई करूं और फिर क्या अप्लाई करूं, ट्रांसलेशन, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, ए एक्स प्लस यू आ जाता है मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को देखूं
ये साथ ही मैं रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 चेक करें क्या है, ए एक्स प्लस ए यू, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए एक्स प्लस यू। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों आपस में इक्वल नहीं आई। तो इसका मतलब है ये क्या था, पहले ट्रांसलेशन फिर रोटेशन, ये क्या थी, पहले ट्रांसलेशन फिर रिफ्लेक्शन, और ये क्या है, पहले रिफ्लेक्शन और बाद में क्या है ट्रांसलेशन। तो ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब है कंपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रिफ्लेक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। मतलब इनकी जगह अगर हम चेंज करेंगे ना, अगर तो दरमियान में इक्वल आता ना, तो इसका मतलब है कि इनकी प्लेस चेंज करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। प्लेस चेंज करने से अगर फ़र्क ना पड़ रहा हो तो हम कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो चूँकि ये इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगी, मीन्स ये कम्यूटेटिव नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ से आगे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर मैं सपोज़ कर लूँ मिसाल के तौर पे कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ठीक है, ये तो प्रूव कर दिया कि कम्यूटेटिव नहीं है। आप फर्दर इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है ए एक्स प्लस ए यू इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस यू है, क्योंकि पहला तो इक्वेशन नंबर 1 याद है ना, ये आंसर आया था पहले। अगर मैं ट्रांसलेशन और फिर रिफ्लेक्शन अप्लाई करूँ तो ये पहले आपकी ये इक्वेशन नंबर 2 बनी हुई है। तो इसका मतलब है ए एक्स और ए एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ए यू किसके इक्वल आ जाएगा, यू के। अब ए यू किसी वेक्टर के साथ कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो और वही हमारे पास आंसर में आ जाए, तो लाजमी तौर पर मतलब होगा कि ये वाला जो मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी है कि जब वो किसी मैट्रिक्स के साथ, आप कह रहे होंगे ये मैट्रिक्स में क्यों बोल रहा हूँ, यू को हमने क्या नाम दिया हुआ है, ये हमारा असल में ये वेक्टर होता है, हमारा ए बी वेक्टर होता है हमारा। इसको हम लिख ऐसे रहे होते हैं ना, किस फॉर्म में, कॉलम वेक्टर में। तो इसमें ये जो वेक्टर हम यू का नाम दिया करेंगे, ये बेसिकली कौन सा वेक्टर हुआ करेगा, कॉलम वेक्टर। अच्छा, अब इसका मतलब है ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए कौन सा मैट्रिक्स है हमारा, cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, अगर यहाँ से अगर आप इसको कंबाइन करें ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये पहली वैल्यू के इक्वल रखेंगे, cos 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के। अगर मैं चौथी वैल्यू के इक्वल रखूँ तो माइनस cos 2 थीटा भी किसके इक्वल है, 1 के। तो cos 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, -1 के। ठीक है, आप ज़रा बात को समझें, एक ही एंगल है और उसका कॉस एक टाइम पे 1 भी आ रहा है, और एक ही एंगल है उसका कॉस उसी टाइम पे -1 भी आ रहा है। तो ऐसा कोई भी एंगल नहीं है कि जो हम कॉस के आगे पुट करें, ये एंगल तो सेम है ना, कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो कॉस के आगे पुट करें तो वो सेम टाइम पे 1 भी आंसर दे रहा हो और साथ क्या दे रहा हो, -1 भी, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी थीटा। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में कम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वैसे इसकी एग्जांपल दी थी, अगर हम इनको इक्वल रखें तो क्या होगा, आगे चल के हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एट अ टाइम cos 1 भी आंसर दे रहा हो और -1 भी आंसर दे रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि ट्रांसलेशन और जो हमारी रिफ्लेक्शन होती है ये कम्यूटेटिव नहीं होती। अच्छा, ये जो नोट मैं डिस्कस करने लगा हूँ ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट है जितना अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, इसको ज़रा बहुत ध्यान से देखना है इस नोट को। अभी तक मैंने असल में आइसोमेट्रीज़ कौन कौन सी डिस्कस की हैं, मैं चलें सबसे पहले क्या डिस्कस कर लेता हूँ, जो सबसे लास्ट में मैंने डिस्कस की है, तो वो कौन सी है, ट्रांसलेशन। ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन R² उनकी डोमेन होती है, मीन प्लेन। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं I इंटू एक्स और प्लस क्या था मेरे पास, u था। ठीक है, इसकी सिर्फ फॉर्म चेक करते जाएं, और मैं कहूँगा कि ये मैंने प्रूव किया हुआ है कि ये क्या है, आइसोमेट्री है, या ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसके स्ट्रक्चर पे ज़रा गौर करें, इधर तो ये f आ गया ना, इधर ये जो लिखा हुआ है ये कौन सा मैट्रिक्स है, आपको पता है ये कौन सा मैट्रिक्स था, 1 0 0 1, मीन मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, और प्लस यहाँ पर ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, कॉलम वेक्टर है। आपने इसके स्ट्रक्चर पे ज़रा गौर करना है। अब ये जो पॉइंट है, इससे पहले तो हम पढ़ते रहे ना इसको न्यूमेरिकली, इस पे ज़रा गौर करें। f ऑफ x इज़ इक्वल टू I x प्लस यू,
ये जो एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, ये मैट्रिक्स होता है 2x2। ठीक है, अब ये तो ट्रांसलेशन की बात होगी। ये मैंने बताया था ना आपको, मैं ट्रांसलेशन को ऐसे लिख सकता हूँ। अब आए ना रिफ्लेक्शन क्या होती है। अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूँ तो रिफ्लेक्शन आप कैसे अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स होता है, cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ पर क्या होता है x। अब आप कहेंगे यहाँ पे प्लस तो कोई चीज़ हो ही नहीं रही होती, तो अगर मैं आपको कहूँगा यहाँ पे 0 0 प्लस हो रहा है तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना हमारे पास। मीन्स अब मैं u को क्या नाम दे देता हूँ, 0 0 का। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2x2। ज़रा गौर करें, क्या इन दोनों की शेप सेम ही नहीं बन गई हमारे पास कि x एलिमेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2x2 का मैट्रिक्स, और प्लस उसमें कोई चीज़ हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 0 था। अब अगर मैं इसमें कहूँ कि तीसरी सिमेट्री हमारे पास कौन सी है, रोटेशन। रोटेशन को अप्लाई करें तो याद आपके पास क्या था, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा x। अब उसमें भी कोई आपको रोटेशन पता है यहाँ पे कंप्लीट है, तो मैं लिखूँगा उसमें कौन सा वेक्टर ऐड हो रहा था, 0 0 कॉलम वेक्टर। इसी को हम क्या नाम देते हैं, u का। तो देखें बात समझें, ये मैंने 3 तरह की आपके सामने क्या लिखी हैं, यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन। यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन की शेप क्या है कि डोमेन के नंबर के साथ कोई अच्छा एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो मैट्रिक्स होता है ना, इसके साथ लिखा हुआ है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं उसकी जनरल फॉर्म लिखता हूँ ना, जनरल फॉर्म क्या लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस यू। तो याद रखें कि ये जो मैट्रिक्स होता है इसकी 2 बातें होती हैं कि एक तो ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, 2x2, और दूसरी जो बात है कि ये जो मैट्रिक्स होता है ये हमारा मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि इसका ट्रांसपोज ही इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो ये 3 बातें बड़ी ध्यान से समझने वाली हैं कि ये भी यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन थी जिसमें क्या था, यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा था, जो कि ओरिजिनली तो हमें नज़र नहीं आ रहा होता ना। लेकिन ओरिजिनली तो हमें ये चीज़ें भी नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन मैंने शेप बनाने के लिए, तीनों की एक जैसी शेप बनाने के लिए इसको मैंने आई एक्स प्लस यू लिख दी है। तो ये भी एक किस्म का समझने मैट्रिक्स है, आप इसको ए का नाम दे देना। तो एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, ए एक्स प्लस यू। ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस यू। ये भी क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस यू। तो आइसोमेट्री की जनरल फॉर्म क्या बन गई है कि जब ये डोमेन के नंबर पे अप्लाई होता है तो इसकी फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस यू होता है। और वो बात ये यहाँ पे इस रिमार्क के अंदर मैं सारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सिंस एवरी आइसोमेट्री कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। अच्छा, अब ज़रा एक और चेंजिंग यहाँ पे देखिएगा, इससे ऑनवर्ड ये जो u वाला वेक्टर है ना, इसको मैं इस तरह a बार से शो करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बुक्स में ये इसकी नोटेशन यूज़ हो रही है। तो a को काइंडली ज़रा इससे डिफ्रेंशिएट करना है। ये a वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ट्रांसलेशन वेक्टर। इसके अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स a, और ये a ट्रांसलेशन वेक्टर का पहला कोऑर्डिनेट है और ये पूरा ट्रांसलेशन वेक्टर है। ठीक है, a वेक्टर। तो अभी मैंने आपको 3 आइसोमेट्रीज लिख के बताई थी कि उनकी शेप कैसी बन सकती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। ये जो वेक्टर होगा ना, ये कॉलम वेक्टर होगा, ये ए वाला, वेयर ए इज़ 2x2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो वी कैन डिफाइन यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन। यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन की जनरल डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्क्वेयर इज़ अ फंक्शन। ये फंक्शन होता है फ्रॉम, इसकी डोमेन भी आर स्क्वेयर होती है और इसकी रेंज भी क्या होती है, आर स्क्वेयर, इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। इससे ऑनवर्ड हम ये चीज़ पढ़ेंगे अब कि यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एलिमेंट के साथ एक मैट्रिक्स क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई, और एक कॉलम वेक्टर क्या हो रहा होता है, ऐड। और लाजमी तौर पे ये होता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, और साथ कौन सा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन हम करने लगे हैं जनरल फॉर्म ऑफ यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशंस का, जो अभी हमने पढ़ी है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ए एक्स प्लस ए, जिसमें से ए कौन सा मैट्रिक्स होता है, 2x2 मैट्रिक्स होता है हमारे पास। उसका पहला क्वेश्चन ये हमारे पास। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रा ध्यान से हम देखते हैं।
इफ़ F1 एंड F2 आर यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोई भी यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन अब हो सकती है। इससे पहले तो जितने क्वेश्चन हमने किए हैं ना, उसमें क्या मैं कहता था, या तो ये रिफ्लेक्शन है, या फिर क्या है रोटेशन है, या फिर क्या है ट्रांसलेशन है। तो रोटेशन का हमें पता था एक मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई होगा प्लस कोई चीज़ नहीं होगी। ट्रांसलेशन में मैं कहता था जी को मल्टीप्लाई चीज़ नहीं होगी, प्लस यू होगा उसमें या ए होगा, ठीक है। और ये हमारा रिफ्लेक्शन में भी काम होता था। अब ये मैं यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। तो उसने दो यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे दिए, एक F1 दे दिया और एक क्या दे दिया F2। अब F1 को ज़रा गौर से देखें। यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है, इस एलिमेंट के साथ एक 2x2 का ऑर्थोगोनल, आप इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, तो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आई आएगा, मतलब इसका ट्रांसपोज इसका इन्वर्स होगा। वो x के साथ एक 2x2 का मैट्रिक्स क्या करता है, मल्टीप्लाई क्या F1 क्या यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन, और एक कॉलम वेक्टर इसमें क्या करता है, ऐड। ये वही फॉर्म है, कौन सी, ax प्लस a वाली। a क्या है, कॉलम वेक्टर। और F2 कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, F2 भी यूक्लिडियन है। तो क्या करेगा, ये x के साथ एक 2x2 का मैट्रिक्स क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और एक कॉलम वेक्टर इसमें क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक है। यूक्लिडियन जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लिखी जाती है। अच्छा जी, अब उसने क्वेश्चन क्या कहा हुआ, उसने कहा जी कि ये फाइंड करें F1 कंपोजिशन विद F2, कि F1 F2 इकट्ठे किस पे अप्लाई करें, x पे। ये आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन का जनरल स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा जी, अगर मैं F1 को F2 के साथ कंपोज करूं तो इसका क्या मतलब है कि F1 F2 पहले अप्लाई होगा x पे, तो F2 जब x पे अप्लाई होगा, F2 जब x पे अप्लाई होगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसका, कि ये चेक करें F2x की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि F2 जब अप्लाई होगा तो वो x पे अप्लाई होके -4/5 3/5 3/5 4/5 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, -2 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। ये क्या किया मैंने, x पे क्या अप्लाई किया है, F2 अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट बात जरा ध्यान से देखने वाली है, मुझे बताएं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिंगल एलिमेंट कंसिडर करें, ये क्या है हमारा x है, और इसके बाहर क्या अप्लाई हो रहा है, F1। ये सारा मेरा F1 के आगे डोमेन है। अब F1 की क्या डेफिनेशन है, ये बात सिर्फ एक समझ लें तो क्वेश्चन आगे सारा सॉल्व है, कि F1 जिस चीज़ पे अप्लाई हो रहा होगा, जिस चीज़ पे अप्लाई हो रहा होगा उसके साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। F1 जिस चीज़ पे अप्लाई हो रहा होगा उसके साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेगा, और 1 - 2 वाला वेक्टर उसमें क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो ये ज़रा गौर से देखें, यहाँ से सिर्फ ये लाइन देख लें, बस यही बात है कि F1 जिस चीज़ पे अप्लाई हो रहा था ना, वो चीज़ यहाँ से ले के यहाँ तक है। तो जिस चीज़ अप्लाई हो रहा था उसके साथ उसने वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, 3/5 -4/5 4/5 3/5, और लास्ट में उसने 1 - 2 वाला वेक्टर उसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ये बात क्लियर होगी ये वाली, ठीक है। अब इसके आगे तो सिंपल हमारी क्या है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है। तो ये वाला मैट्रिक्स पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और साथ यहाँ पर क्या लिखा होगा, x, और फिर ये वाला मैट्रिक्स आगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट में बाहर क्या प्लस हो रहा है, 1 - 2। तो इस क्वेश्चन की मेन चीज़ कहाँ पर है, मेन चीज़ इस लाइन से ये वाली लाइन है एक, ठीक है। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया आपको। अब इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूँगा, मैं इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूँगा, तो मल्टीप्लिकेशन इनकी ज़रा देख लीजिएगा क्या होगी हमारे पास। ये देखें F1 और F2x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -12/25 -12/25 -9/25 -16/25 -16/25 प्लस 9/, ये दो मैट्रिक्स जो पीछे लिखे हुए थे उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह जो दो मैट्रिक्स आगे लिखे हुए थे -6/5 वो पहली रो को पहले कॉलम के साथ पहली रो को दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के साथ बन जाएगा। तो जब मैं इनको प्लस करूँगा तो क्या बन जाएगा, -24/25 -7/25 -7/25 24/25 साथ x आ गया, ये -10/5, तो ये कैंसिल हो के मेरे पास फाइनल कितना बन जाएगा, -2 बच जाएगा मेरे पास, और ये -8 + 3 कितना बचेगा, -5 5 से कैंसिल होगा तो बाकी क्या बच जाएगा, -1, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा मेरे पास -24/25 -7/25 -7/25 24/25,
और प्लस मैं जो बात बताने चाह रहा था वो ज़रा उसको गौर से देखें। मैं ज़रा इसको रिपीट कर देता हूँ। ये जो पीछे मैट्रिक्स मैंने मल्टीप्लाई किया था ना, ये ज़रा गौर से देखें। ये इस जगह को गौर से देखें। ये कौन सा मैट्रिक्स था? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था। और ये कौन सा था हमारे पास? 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स था मेरे पास। ठीक है, ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स था। जब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा 2 क्रॉस 1 के साथ, तो आपको पता है ना उसका आंसर क्या आता है? 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। तो मैं आसान लफाज में बताऊं कि अगर कॉलम वेक्टर के साथ 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर कॉलम वेक्टर ही आता है। ठीक है, ये बात इसमें हमने देखी है। ये देखें उसका आंसर क्या बना था उस मल्टीप्लिकेशन का सारी का। तो ये पॉइंट मैं आगे इसको सिर्फ रिकॉल करवाया करूँगा। क्या पॉइंट? कि अगर कॉलम वेक्टर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो 2 क्रॉस 2 का, तो इनफैक्ट उसका आंसर क्या आता है? कॉलम वेक्टर। तो -2 + 1 क्या बन जाएगा? -1, राइट। और -1 + -2 कितना बन जाएगा? -3। और यहाँ पर ये मैट्रिक्स है। अब ज़रा इसकी ज़रा गौर से देखें ना, ये क्या बन रहा है? ये कैसे बन रही है कि दोनों को कंपोज किया है तो x के साथ क्या हो रहा है? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स और प्लस क्या हो रहा है? कॉलम वेक्टर। तो इसका आंसर बेसिकली कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आई है? यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिकली ग्रुप बनाती है ना हमारी। यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन जो होती हैं वो अंडर कंपोजिशन क्या बना रही होती हैं? ग्रुप। तो मतलब दोनों को अगर मैं ऑपरेट करूँगा तो नया बनने वाला एलिमेंट भी उसी में होगा, मीन यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन में होगा। अच्छा, ये दूसरा पार्ट इसका खुद करना है आपने। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास कि पहले आपने F1 अप्लाई करनी है और फिर आपने F2 अप्लाई करनी है। तो उसका आंसर हमारे पास, ये आंसर मैंने उसका मेंशन कर दिया है, आंसर उसका देख लें। तो ये आज हमने क्या देखा है? आज के लेक्चर में हमने बेसिकली ट्रांसलेशन को देखा है। ट्रांसलेशन की 2 प्रॉपर्टीज़ करने के बाद इम्पोर्टेंट बात ये वाली थी कि यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन को जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। और हमने देखा था कि ट्रांसलेशन रोटेशन आपस में कम्यूटेटिव नहीं है।